नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 ये चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 यानी कि GHI रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक सहकर्मी समीक्षित प्रकाशन यानी कि पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन है, जिसे प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर हेल्प तथा कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जो रिपोर्ट है, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या रहे वो देख लेते हैं। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है, उनकी संख्या विश्व में सर्वाधिक है, जो तीव्र कुपोषण के शिकार है या तीव्र कुपोषण को जो दर्शाता है। भारत 107 देशों के सूचकांक में 94वें स्थान पर है तथा भारत के जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो 75वें स्थान पर है। पाकिस्तान 88वें स्थान पर है। तो इस तरह हम देख सकते हैं भारत हमारे जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, उससे भी पीछे है। इस रिपोर्ट में भारत को 27.2 अंक प्राप्त हुए हैं और इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में भारत से खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में तिमोर लेस्ते और अफगानिस्तान तथा उत्तर कोरिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों में नाटापन यानी कि चाइल्ड स्टंटिंग दर 37.4% है। देश में बाल निर्बलता यानी कि चाइल्ड वास्टिंग दर 17.3% है। भारत की अल्प पोषण यानी कि अंडर न्यूट्रिशमेंट दर 14% और बाल मृत्यु दर 3.7% है। तो इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? 94वें स्थान पर है। और कितने देशों के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये 107 देशों के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और भारत से अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश हैं यहाँ पर पड़ोसी देशों में है बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत के दो जो पड़ोसी देश हैं, इन्होंने भी भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। GHI में देशों की रैंकिंग किस प्रकार की जाती है, उसको देख लेते हैं। GHI स्कोर एक सूत्र पर आधारित होता है, जिसमें भूख के 3 आयामों अर्थात कैलोरी सेवन, बाल कुपोषण और बाल मृत्यु दर को सम्मिलित किया जाता है। GHI रैंकिंग तैयार करने हेतु 4 संकेतकों के आधार पर गणना की जाती है, जिसमें से पहला संकेतक है अल्प पोषण या अंडर न्यूरिशमेंट, अल्प पोषित आबादी का हिस्सा जो अपर्याप्त कैलोरी सेवन को दर्शाता है। इसके दूसरा संकेतक है बाल निर्बलता, चाइल्ड वास्टिंग, 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है, तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। बच्चों में नाटापन, चाइल्ड स्टंटिंग, 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनकी लंबाई आयु के अनुपात में कम होती है, यह दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। चौथा जो इसका संकेत है वो है बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को इसमें शामिल किया जाता है। न्यू स्टार्ट संधि ये चर्चा में क्यों रही है? हाल ही में जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो रूस के राष्ट्रपति है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जो रूस के मध्य पिछले प्रमुख परमाणु हथियार शस्त्र न्यूनीकरण समझौता हुआ था, जिसको न्यू स्टार्ट संधि, उसमें बिना शर्त 1 साल के लिए उन्होंने जो विस्तार है उसका प्रस्ताव दिया है अमेरिका को। किसने दिया है? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने। यह संधि किस किस के बीच है? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ये संधि क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक परमाणु शस्त्र न्यूनीकरण संधि है। तो ये कौन सी संधि है? परमाणु शस्त्र न्यूनीकरण संधि।
क्या ये जलवायु संधि है? नहीं। क्या ये कोई व्यापारिक संधि है? नहीं। यह है परमाणु शस्त्र न्यूनीकरण संधि। नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, इसका नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी या स्टार्ट, जिसे औपचारिक रूप से न्यू स्टार्ट संधि भी कहा जाता है। इसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार परिचालन। ये चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई ने कहा है कि वह 9 अक्टूबर की घोषणा के अनुसार राज्य विकास ऋण यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एसडीएल की खुले बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के माध्यम से इनकी खरीद करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इसके ऊपर पहले भी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। खुले बाजार परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई या किसी अगर और देश की बात करें तो उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी जो प्रतिभूतियां होती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद होती है। ओएमओ का उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना। यह मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक होता है। एक होता है मात्रात्मक, एक होता है चयनात्मक। तो ये किस में आता है? ये आता है मात्रात्मक मौद्रिक नीति। इसकी क्रियाविधि क्या है? इसको कैसे किया जाता है आरबीआई के द्वारा? जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन का निष्पादन वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से करता है तथा इसके तहत आरबीआई जनता के साथ सीधे व्यापार नहीं करता है या इसमें जनता सीधे तौर पर शामिल नहीं होती है। ओएमओ का तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझ लेते हैं। जब केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रणाली में तरलता या लिक्विडिटी में वृद्धि करना चाहता है तो वह खुले बाजार में सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसकी खरीद कर लेगा। इस प्रकार केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को तरलता प्रदान करता है। उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद ली वाणिज्य बैंकों से, तो आरबीआई उनको कुछ पैसा देगा, उसके बदले वो खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, आरबीआई खरीदेगा। तो इस प्रकार वाणिज्य बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो बाज़ार में ज़्यादा उधार दे पाएंगे, जिससे तरलता बढ़ेगी बाज़ार में और चीज़ें, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो चीज़ें महंगी भी हो सकती है, तो मुद्रास्फीति इससे बढ़ेगी। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रणाली में तरलता को कम करना चाहता है तो वह सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा। सरकारी प्रतिभूतियों की जब आरबीआई बिक्री करेगा तो वाणिज्य बैंकों से वो पैसा लेगा और उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या प्रपत्र एक तरह से होता है उसको देगा। तो अब वाणिज्य बैंकों के पास पैसा उधार देने के लिए कम बचा, तो बाज़ार में लिक्विडिटी कम हो गई, तरलता कम हो गई और जो मुद्रास्फीति है वो महंगाई है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए और वो जो वाणिज्य बैंक है वो लोगों को उधार भी नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास भी इतना पैसा नहीं है, पैसा कम है उधार देने के लिए। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अप्रत्यक्ष रूप से धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है और अल्पकालिक ब्याज दरों को प्रभावित करता है। ये कितने प्रकार का होता है? ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार परिचालन। इसके प्रकार देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक दो प्रकार से खुले बाजार परिचालन का निष्पादन करता है। पहला है एक मुफ्त खरीद, जिसको बोलते हैं आउटराइट परचेज या पेमो। यह स्थायी प्रक्रिया होती है और इसमें सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुफ्त बिक्री या खरीद की जाती है। दूसरा प्रकार है पुनर्खरीद समझौता, रीपरचेज एग्रीमेंट, रेपो। ये रेपो रेट वाला रेपो नहीं है। यह अल्पकालिक प्रक्रिया होती है और पुनर्खरीद के अधीन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।